अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सीएसएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ये तीसरा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ डिक्टेट्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ इज़ सुप्रीम। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो लॉ के मुताबिक काम करे और कोई भी उसकी जो अपनी अथॉरिटी है या कोई भी ऐसी पावर ना यूज़ करे जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं और ये जो डेफिनेशन है ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वालों ने दी हुई, जो कि हर साल रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट भी देते हैं। रूल ऑफ लॉ इज़ द ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड कम्युनिटी कमिटमेंट्स डेट डिलीवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चल के हम देखेंगे कि जो रूल ऑफ लॉ के जो बेसिक चार प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, तो अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ शुरू कहाँ से हुआ, तो अब हम देखते हैं कि आखिर रूल ऑफ लॉ आया कहाँ से, किस कैसे ये शुरुआत हुई इसकी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने काफ़ी साल पहले कहा था लॉ शुड गवर्न स्ट्रीट ऑफ सिटीजन्स। तो मतलब एरिस्टोटल ने बेसिक आइडिया उसी वक्त ये दे दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ के मुताबिक चलनी चाहिए, ना कि किसी सिटीज़न की अपनी मुताबिक। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7th सेंचुरी में रूल ऑफ लॉ आ गया था। आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिल सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो जो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स थे वो सारे इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए इस्लाम को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी मेन प्रिंसिपल है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जस्टिस हमेशा जो है वो मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि वो जस्टिफाई भी हो। गवर्नमेंट जो है वो ओपन होनी चाहिए, सबको पता चले कि गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। जैसे कि आपने एक वाक़या देखा होगा कि हज़रत उमर पे एक आदमी ने उंगली उठा दी थी कि ये आपने जो सूट पहना है, ड्रेस जो आपने पहनी है, इसका कपड़ा आपके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने उसी वक्त उसका जवाब दिया था। और जो चौथा प्रिंसिपल है वो भी आप देख सकते हैं कि इस्लाम में मौजूद है कि जो जस्टिस है वो आपको जल्द मिल सकता है। लाज हैं वो डिफाइंड हैं कि क्या क्या पनिशमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद 16th सेंचुरी में जो है सैमुअल रदरफोर्ड हैं जिन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग के अगेंस्ट इस ये जो आर्ग्यूमेंट उठाया था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि 16th सेंचुरी में जो है वो किंग्स ये क्लेम कर रहे थे कि हमारा जो ये किंगशिप का राइट है ये मतलब खुदाई राइट है, डिवाइन राइट है। वो ये कह रहे थे कि जो किंग्स होते हैं वो खुदा के भेजे हुए आदमी होते हैं जो कि यहाँ पे रूल करने आते हैं। अच्छा, अगर आप फर्दर देखेंगे जो कि आजकल हम रूल ऑफ लॉ ज़्यादातर पढ़ते हैं वो दिया हुआ है एवी ड्रेसी का। ये जो हैं ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस आइडिया को पॉपुलराइज्ड किया था, और आज ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, तो अब हम डाइसी के तीन जो एलिमेंट्स हैं रूल ऑफ लॉ के वो देखते हैं। डाइसी ने असल में ये जो तीन प्रिंसिपल्स बताए थे या इंडिकेटिव्स थे कि रूल ऑफ लॉ कैसे हम जो है वो देख सकते हैं या मेयर कर सकते हैं, या अगर कौन कौन सी चीज़ें हों तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ मौजूद है। तो डाइसी का पहला जो प्रिंसिपल है वो है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर्स। मतलब कि जैसे कि पहले दौर में होता था कि किंग जो है वो लॉ से ऊपर होता था और उसकी पावर जो है वो फाइनल डिसीजन होती थी, जो किंग कहे वो होता था। लेकिन डाइसी ने कहा कि ये जो है ये रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी है और कोई भी पावर किसी से भी ज़्यादा नहीं है, और पावर जो कि गलत इस्तेमाल में लाई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। डाइसी का सेकंड प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो लॉ है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग लॉ है और गरीब के लिए अलग लॉ है, और अमीर जो है वो लॉ से बच सकता है और गरीब जो है वो सज़ाएं काटे या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो। और डाइसी का थर्ड प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। स्टूडेंट, डाइसी ने जो कहा था कि जो लॉ ऑफ लैंड होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आपके लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से होना चाहिए, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और ड्यू प्रोसेस होना चाहता है। ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट कंट्रास्ट विथ ऑटोक्रेसी। अच्छा, ऑटोक्रेसी वो सिस्टम होता है जहाँ पे कोई भी एक आदमी जो होता है वो रूल करता है अकेला, जो वो चाहे वो कर सकता है। तो ये जो है ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट है कि मतलब ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। और रूल ऑफ लॉ जो बेसिकली है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। जो गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाई जाती है। अच्छा, और ये डिक्टेटरशिप को
के भी अगेंस्ट है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो डिक्टेटर होता है वो सारा कुछ होता है, वो ही सब कुछ करता है, तो बाकी जो लोग हैं वो उसके आगे कुछ नहीं होते हैं। और तीसरा है ओलिगार्की। ओलिगार्की स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें जो कुछ अमीर लोग होते हैं उनकी गवर्नमेंट होती है और वो जो है पैसा अपने पास रखते जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो उनके मतलब गुलामों की तरह रहते हैं। अच्छा, अगर अब हम देखें तो पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कहाँ है अभी। पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, जो एक 2021 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 130 नंबर पे है 139 कंट्रीज़ में से। और ये इस इंडेक्स में 2020 में जो पाकिस्तान था वो 120 नंबर पे था 128 कंट्रीज़ में बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अकाउंटेबिलिटी तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो आम आदमी है वो सारा जो है उसको हिसाब देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी बगैर हिसाब दिए बच सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना पावर इस्तेमाल करके और अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, इसीलिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इतनी बुरी है। जस्ट लॉज मतलब लॉ आपके ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी लॉ बना दिया अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि अक्सर तौर पे अमीर जो होते हैं, पहले ऐसे होता था कि जो अमीर होते थे वो अपने फ़ायदे के लिए अपने मुताबिक लॉज बनाते थे जिनका जो आम लोगों से आवाम से कोई मतलब नहीं होता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के जो भी लॉज अमेंड हो रहे हैं या लॉज बन रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। मतलब आवाम को पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे कर रही है। ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट जो चाहे वो करती रहे और किसी को कोई जवाब ना दे। और इसमें ये बात भी आती है कि गवर्नमेंट में मतलब जो आम आदमी है वो भी उसके लिए भी ओपन हो। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में आप देखते हैं कि हम जो जॉब्स वगैरह होती हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो ये भी ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म चले। एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल और अनबियास्ड जस्टिस मतलब जस्टिस जो है वो सबके लिए आसान होना चाहिए और सब उसको हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गरीब जस्टिस को ना हासिल कर सके और अमीर के लिए वो आसान हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो वकील्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्जेस करते हैं, जिसकी वजह से गरीब जो हैं वो कोर्ट जाने से भी डर रहे हैं। और अनबियास्ड जस्टिस मतलब ये है कि जो मतलब जजेस होने चाहिए वो एक न्यूट्रल होने चाहिए और वो किसी भी पार्टी की तरफ जो है इन्फ्लुएंस्ड ना हो या उसके प्रेशर में ना हो कि वो डिसीजन अपना जो है वो गलत दे दें या उनके फेवर में दे दें। अच्छा स्टूडेंट, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स 9 फैक्टर्स हैं। ये 9 फैक्टर्स जो हैं इससे मेयर किया जाता है कि किसी भी कंट्री में किस मतलब रूल ऑफ लॉ कितना है और कैसा है। जैसे कि जो हर साल रिपोर्ट शाया होती है उसमें जो पाकिस्तान का जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि 130 नंबर है, वो इन्हीं चीज़ों से मेयर किया जाता है। कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर मतलब कि गवर्नमेंट की पावर पे कुछ पाबंदियाँ हों। मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इनको कहते हैं कि जो पीपल हों उनको उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट करे। एब्सेंस ऑफ करप्शन नहीं होनी चाहिए। ओपन गवर्नमेंट ये पहले मैंने आपको पॉइंट समझा दिया था। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी जो मतलब स्टेबिलिटी है स्टेट की और सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज मौजूद हैं जिनमें पुलिस और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, इनफॉर्मल जस्टिस। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है वो हम देखेंगे ड्रॉड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब फ्रांस में जो है वो डाइसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि डाइसी कह रहा था कि वो सबके लिए जो लॉ होना चाहिए वो एक होना चाहिए, लेकिन फ्रांस इसको फॉलो नहीं करता और उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रायल अलग से होता है, उनके लिए अलग कोर्ट्स हैं और वो कोर्ट्स जो हैं वो मतलब उन्हीं लोगों की हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की जो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहीं पे उनका जो है ट्रायल होता है और वही डिसीजन देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो वहाँ पे सेपरेट नहीं है। तो ये एवी डाइसी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि डाइसी ने ये कहा था कि जजेस जो हैं वो अनबियास्ड होने चाहिए और सेपरेट होने चाहिए, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जजेस भी वही होते हैं जो उसी मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है वो उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उनका जो डिसीजन होता है वो बियास्ड डिसीजन होता है। तो यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे।